नमस्ते। आज मैं आपसे एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करने जा रहा हूं जिसकी सरकार सिर्फ 11 महीने चली, लेकिन जिसने भारतीय राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं आपसे एक ऐसे नेता की बात करने जा रहा हूं जो न पिछड़ी जाति से था, न दलित था और न आदिवासी था, फिर भी करोड़ों पिछड़े बहुजन समाज के लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करने जा रहा हूं जिसने अपनी कुर्सी बचाने की बजाय एक विचार को बचाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। और जरा सोचिए, आज देश में ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। देश में जाति जनगणना की बहस चल रही है, सामाजिक न्याय की राजनीति फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है, मगर इन सब के बीच बार बार एक नाम क्यों लौट कर आता है? आज उसी शख्स का जन्मदिन है जिसे दुनिया वीपी सिंह के नाम से जानती है और जिनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र में हिस्सेदारी की लड़ाई की कहानी है। यह उस सवाल की कहानी है कि देश में संख्या किसकी है और सत्ता किसके पास है। एक राजा जिसने अपने वर्ग के खिलाफ फैसला लिया, एक राजा जिसने अपने वर्गीय हितों के खिलाफ जाकर फैसला लिया। भारतीय राजनीति में बहुत लोग गरीबों की बात करते हैं, बहुत लोग पिछड़ों की बात करते हैं और अब तो दिखावा बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग सामाजिक न्याय की भी बात करने लगे हैं, मगर इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जिन्होंने अपने ही सामाजिक वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ खड़े होने का ईमानदार साहस किया हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे ही एक नेता थे। 25 जून 1931 प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, उसके मांडा राज परिवार में वीपी सिंह का जन्म हुआ। सत्ता इनके लिए कोई सपना नहीं थी, वह तो उनके जीवन की स्वाभाविक परिस्थिति थी। वे चाहते तो एक सामान्य सत्ता राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास में दर्ज हो जाते, मगर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और यही रास्ता उन्हें इतिहास में अमर कर गया। वीपी सिंह के सियासी सफर की बात करें तो देबाशीष मुखर्जी ने अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शक इंडिया, यानी कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत को झकझोर दिया, में देबाशीष मुखर्जी लिखते हैं कि वीपी सिंह ने भारत को सिर्फ हिलाया नहीं, झकझोरा नहीं, बल्कि उसकी सत्ता की सामाजिक संरचना को बदल दिया। अगर नरसिम्हा राव आर्थिक भारत के निर्माता माने जाते हैं तो वीपी सिंह उस दौर में सामाजिक न्याय वाले भारत के सबसे बड़े राजनीतिक वास्तुकार में गिने जाएंगे। देबाशीष मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि वीपी सिंह की सरकार मात्र 11 महीने चली, लेकिन मंडल का असर 35 साल बाद भी भारतीय राजनीति को चला रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत मानी जा सकती है। इस किताब का मूल संदेश यह है कि वीपी सिंह एक प्रधानमंत्री से अधिक भारतीय राजनीति के डिसरप्टर थे। उन्होंने भारत की सत्ता के पुराने सामाजिक संतुलन को तोड़ा और प्रतिनिधित्व की नई राजनीति को जन्म दिया। वीपी सिंह 1969 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 1984 में राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री बने, बोफोर्स मामले पर सवाल उठाए, सत्ता से टकरा गए, इस्तीफा दिया, जनमोर्चा बनाया, जनता दल का गठन हुआ और उस समय पूरे भारत में एक नारा सुनाई दे रहा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। 1989 में चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक हालात इस दिशा में करवट बदलते हैं कि वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मगर इतिहास उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने भारत की सत्ता संरचना को बदल दिया, व्याकरण को तब्दील कर दिया। अपनी कविता में कवि वीपी सिंह लिखते हैं कि भगवान हर जगह है, इसलिए जब भी जी चाहता है मैं उन्हें मुट्ठी में कर लेता हूं। तुम भी कर सकते हो। हमारे तुम्हारे भगवान में कौन महान है निर्भर करता है कि किसकी मुट्ठी बलवान है। और उसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक फैसला लिया कि मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिश का अर्थ था कि ओबीसी को 27% नौकरियों में आरक्षण। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जैसे ही ये घोषणा की, नारा बदल गया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। मगर इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान लाल किले की प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री जब वीपी सिंह ने किया था, उस भाषण को आपको जरूर सुनना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। साल 1969 में जब जनता पार्टी की सरकार ने वीपी मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और समाजवादी नेता थे, उनकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। आयोग ने देश भर में व्यापक अध्ययन किया, हजारों गांवों का सर्वे हुआ, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को मापा गया। रिपोर्ट ने कहा देश के लगभग 52% आबादी ओबीसी है, मगर सरकारी नौकरियों और सत्ता संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। आयोग ने सिफारिश की थी कि जाति जनगणना तुरंत होनी चाहिए। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में विस्तार से इसकी कहानी लिखी है, वक्त मिले तो पढ़िएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, ये इस रिपोर्ट का एक और सिफारिश थी। रिपोर्ट 1980 में आ गई, मगर 10 साल तक धूल खाती रही। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, मगर कोई भी सरकार मंडल कमीशन के सिफारिश को लागू करने का साहस नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक नौकरियों का सवाल नहीं था, यह सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता संरचना के बंटवारे का सवाल था। फिर तारीख आती है 7 अगस्त 1990, जब दिल्ली की सत्ता कांप रही थी। संसद का दिन सामान्य नहीं था। सत्ता दिल्ली के गलियारों में बेचैन थी, बड़ी नौकरशाही में भी बेचैनी थी। मीडिया का बड़ा हिस्सा ऊठा पटक में बदहाल हो चुका था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्चस्वशालियों का तबका बुरी तरह बेचैन था, क्योंकि अब जो देश में घोषणा होने वाली थी वह केवल सरकारी आदेश नहीं था, वह भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक भूकंप खड़ा कर देने वाला था। और फिर वीपी सिंह सामने आते हैं और ऐलान करते हैं मंडल आयोग की एक सिफारिश लागू की जाएगी। उस दिन सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं हुआ था, उस दिन करोड़ों लोगों को पहली बार लगा कि दिल्ली की सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी है। और इस देश के हर दूसरा नागरिक जो ओबीसी था, उसको रास्ता मिला उन सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद, जिस संघर्ष की अगुवाई में कभी किसी जमाने में छत्रपति शाहू जी महाराज ने, तो कभी महात्मा ज्योतिबा फूले ने, कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो कभी बैकवर्ड क्लासेस लीग से लेकर के डिप्रेस क्लास की लड़ाई लड़ने वाले किसी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, किसी शिवदयाल सिंह चौरसिया, किन्हीं आरएल चंदापुरी से लेकर त्रिवेणी संघ अर्जक संघ की लड़ाई मंडल आंदोलन में जब एक मुकाम पाई थी, तो उसकी नई इबारत लिखने का ऐतिहासिक भूमिका निभाया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। वीपी सिंह के शब्दों में मंडल कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह एक वैचारिक क्रांति थी। मशहूर समाजशास्त्री और विद्वान क्रिस्टोफ जेफरलेट अपनी किताब इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में मंडल आंदोलन और मंडल की एक सिफारिश के लागू किए जाने के इन दिनों को इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। बिना खून का एक कतरा बहाए भारत का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया था, मूक क्रांति। और इसे ही वीपी सिंह वैचारिक क्रांति मानते थे। वीपी सिंह कहा करते थे कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है।
हम सत्ता बचाने के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए राजनीति कर रहे हैं। समाजवाद की पाठशाला से निकला, अपनी जाति की सीमाओं को तोड़ करके विचार से सामाजिक न्याय का एक नायक बनता हुआ शख्स खुलेआम भारत में कह रहा था कि प्रतिनिधित्व के बिना समानता केवल एक भ्रम है, और यही मंडल आंदोलन की मूल चेतना थी। राम बहादुर राय अपनी किताब का नाम ही अपने आप में वीपी सिंह की पूरी राजनीतिक सफर के निचोड़ के तौर पर लिखते हुए संपादित करते हैं, मंजिल से ज्यादा सफर। मंजिल से ज्यादा सफर किताब में कई बहुत अहम लेख हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, और इन तमाम लेखों को अगर मिलाकर कहें तो वीपी सिंह उन नेताओं में नहीं थे जिनके लिए प्रधानमंत्री बनना मंजिल थी। उनके लिए असली महत्व उस सफर का था जिसमें वे सत्ता के केंद्र तक पहुंचे और फिर उसी सत्ता को चुनौती देकर सामाजिक न्याय का सवाल खड़ा कर गए। मंजिल से ज्यादा सफर, इसे किताब में प्रभाष जोशी ने लिखा कि इस संवाद यात्रा से जो वीपी सिंह हमारे सामने आते हैं वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि लगातार आत्म परीक्षण करने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जमाने में समाजवादियों का एक मशहूर नारा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसी नारे को अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना राम स्वरूप वर्मा और तमाम सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने जब बदल कर विस्तारित करके कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक लड़ाई को मंडल आयोग ने एक आधार दे दिया था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग के आधार पर, आंकड़ों की बुनियाद पर खड़े एक रास्ते पर एक नीति बनाकर जो ऐलान कर दिया, उस सपने के पूरा होने जैसा था जो दशकों पहले समाजवादी, बहुजन, सामाजिक न्याय के आंदोलनों ने देखा था। उस सपने को पहली बार दिल्ली की सत्ता तक कामयाबी से नीति में पहुंचाने का काम जिस शख्स ने किया था उसका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसे कभी यह कहने का मन नहीं हुआ कि मैं पिछड़े समाज का बेटा हूं। उसने पिछड़ा बताकर वोट नहीं मांगा, दरअसल वो पिछड़े समाज से आता भी नहीं था, मगर वो विचारों में सामाजिक न्याय का समाजवादी योद्धा था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कुर्सी बचाने के लिए फैसला लेने की बजाय मंडल लागू करके देश की राजनीति को बदल दिया। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में विस्तार से उस किस्से के बारे में भी बताया है कि कैसे मंडल लागू होने के बाद भी सरकार गिर गई वीपी सिंह की, और 2 ऐसे मौके आए जब वीपी सिंह को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग उनके घर पर गए और वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। अगर केवल प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो मंडल लागू करते तो वीपी सिंह 2 से 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री होते। विस्तार की कहानी मेरी किताब जाति जनगणना में पढ़िएगा। मंडल लागू हुआ, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ कम, दिखाया ज्यादा गया। वीपी सिंह का साफ मानना था अगर सामाजिक न्याय की कीमत पर सत्ता बचानी पड़े तो ऐसी सत्ता का क्या मूल्य। कुछ ही महीनों बाद उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने मंडल वापस नहीं लिया। यहीं मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, भारतीय राजनीति में कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी मगर अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। सीमा मुस्तफा की किताब द लोनली प्रॉफिट वीपी सिंह और पॉलिटिकल बायोग्राफी यानी वीपी सिंह पर लिखी शायद सबसे अहम राजनीतिक जीवनी मानी जाती है। अपनी इस किताब में सीमा मुस्तफा जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हैं, जो पत्रकार थीं और वीपी सिंह के बेहद करीबी थी, उन्होंने केवल इस किताब में घटनाओं का विवरण ही नहीं दिया बल्कि वीपी सिंह के व्यक्तित्व, अकेलेपन, नैतिक संघर्ष और राजनीतिक दर्शन की भी गहरी झलक दिखाई है। सीमा मुस्तफा ने वीपी सिंह की जीवनी का नाम ही रखा द लोनली प्रॉफिट, एक ऐसा दूरदृष्टा जो अकेला था। यानी वह आदमी जो आने वाले समय को तो देख रहा था मगर अपने समय के लोगों को उसके बाद नहीं समझ आ रही थी। वीपी सिंह जानते थे कि मंडल लागू करने से उनकी सरकार गिरेगी, वे जानते थे कि सत्ता का बड़ा तबका उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, मगर फिर भी उन्होंने फैसला लिया
क्योंकि उनके लिए लोकप्रिय होना जरूरी नहीं था, नॉन बायोलॉजिकल और अमर होना जरूरी नहीं था, वैचारिक रूप से सही होना जरूरी था। और वीपी सिंह इसलिए भी आज याद किए जा रहे हैं, कल भी याद किए जाएंगे, क्योंकि विचारों से समझौता नहीं किया। 1990 का वही दौर था जब मंडल आंदोलन ही नहीं, दूसरी तरफ मंडल के विरोध में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई थी। राम मंदिर आंदोलन, रथ यात्रा, धार्मिक पहचान का उभार, यहीं से भारतीय राजनीति में एक नया शब्द आया, मंडल बनाम कमंडल। एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति थी तो दूसरी तरफ धार्मिक पहचान की राजनीति। पिछले 35 वर्षों का भारतीय राजनीतिक इतिहास काफी हद तक इसी दोनों के बीच घूम रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो ओबीसी मां के बेटे हैं, फिर भी इस देश के ओबीसी को जिस शख्स की ज्यादा याद आती है वो है पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जो न ओबीसी थे न ओबीसी के नाम पर कभी सियासत की। इसलिए यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि 1990 में भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं था, फिर भी उसने ओबीसी के लिए भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नीतिगत फैसला ले लिया। 2026 में भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन क्या सामाजिक न्याय की राजनीति उसी दिशा से वो आगे बढ़ा रहा है, या मंडल के खिलाफ जो कमंडल की राजनीति का दौर था, मंदिर की राजनीति का दौर था, एक नॉन रजिस्टर्ड संगठन के हाथों पूरे देश को गिरवी रख देने का विचार था, उसी विचार को हिमायती बनाकर ओबीसी प्रधानमंत्री ने मंडल आंदोलन को कुंद कर दिया। ये बहस आज भी चल रही है और आने वाले इतिहास की पीढ़ियों में भी बहस होगी कि कौन कहां खड़ा था। वीपी सिंह ने तो मंडल लागू किया, आज जाति जनगणना की लड़ाई जारी है। वीपी सिंह ने प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया, आज भी प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया। इतिहास उन नेताओं को जातियों से नहीं, उनके फैसले से याद रखता है। यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ भी लेती है। मंडल लागू हुए 35 साल होने को हैं, लेकिन आज भी कई सवाल अधूरे हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों में 4% ओबीसी प्रोफेसर, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 कुलपति भी ओबीसी के नहीं, 27% आरक्षण ओबीसी को प्रोफेसर में मिल गया, असिस्टेंट प्रोफेसर तक में पूरा नहीं, शीर्ष अकादमिक पदों पर प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका में ओबीसी कितने हैं उंगलियों पर भी नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वह है ही नहीं और आधिकारिक डेटा सरकार नहीं देती। देश चलाने में बड़े बड़े देश के न्यूज रूम में बहुजन ही नदारद है तो ओबीसी कहां होगा। जो समाज में बहुसंख्यक है वो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका कहीं नहीं है। कारपोरेट भारत की बात करें तो बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट बोर्ड रूम और शीर्ष प्रबंधन में जातिवार प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट डेटा भी नहीं, लेकिन है भी नहीं। यानी मंडल की लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने एक दरवाजा खोला, अभी कई दरवाजे खुलने बाकी हैं। आज जाति जनगणना की मांग को समझना है तो मंडल की राजनीति को समझना होगा। 1990 में वीपी सिंह ने पूछा था सत्ता में कौन है, 2026 में जाति जनगणना पूछ रही है देश में कौन कितना है। दोनों सवाल अलग नहीं है, दोनों एक ही लड़ाई के 2 अध्याय हैं। अगर किसी समाज को यह नहीं पता होगा कि उनकी संख्या कितनी है तो वह अपने हिस्से का अधिकार कैसे मांगेगा। यही वजह है कि जाति जनगणना की मांग दरअसल मंडल की अगली मंजिल है। अगर आज वीपी सिंह होते तो शायद इन 5 मांगों को सबसे ज्यादा जोर देकर उठा रहे होते। पहली, जाति जनगणना हो, साफ तौर पर हो, उसके आंकड़े जारी हों और उन आंकड़ों की साफगोई के साथ नीतियों में भागीदारी सुनिश्चित हो। दूसरा, आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, सरकारी शिक्षा और सरकारी विश्वविद्यालयों को मजबूत किया जाए। चौथा, निजी क्षेत्र में भी प्रतिनिधित्व की बहस शुरू की जाए। और 5वीं, ओबीसी, एससी, एसटी, किसान, मजदूर, कमेरा, वंचित शोषित तबकों को सामाजिक और राजनीतिक एकता बना करके देश में सबको सबके हिस्से का न्याय दिया जाए। क्योंकि वीपी सिंह जानते थे विभाजित समाज नहीं, न्याय की बात होना जरूरी है। आज वीपी सिंह को हमें कैसे याद करना चाहिए? क्या उन्हें केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाए? नहीं। क्या उन्हें केवल आरक्षण देने वाले नेता के रूप में याद किया जाए? नहीं। उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहिए जिसने भारतीय लोकतंत्र से पूछा क्या लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार है या सत्ता में हिस्सेदारी का भी अधिकार है? क्या लोकतंत्र केवल चुनाव है या प्रतिनिधित्व भी है? क्या लोकतंत्र केवल सरकार चुनना है या समाज के हर वर्ग को निर्णय प्रक्रिया में शामिल भी करना है? जीवन के आखिरी दिनों में कभी झुग्गी झोपड़ी आंदोलन के साथ, कभी रोजगार अधिकार आंदोलन के साथ, कभी धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ अनशन करने और आंदोलन करने वाले वीपी सिंह आंदोलन करते हुए ही अपनी किडनी गंवा बैठे
और 27 नवंबर 2008 को अपनी खुददारी भरी रीढ़ को बचाकर इस दुनिया से रुखसत कर गए। वीपी सिंह की जयंती पर उन्हें याद करना आसान है, उनकी तस्वीर पर माला पहनाना और आसान है, उनके नाम पर कार्यक्रम कर लेना भी आसान है। हालांकि वीपी सिंह को उनके अपने लोग भी याद नहीं करते और शायद वो लोग भी वीपी सिंह को कम याद करते हैं जिनके लिए वीपी सिंह ने भारत की राजनीति का व्याकरण बदल दिया था। ये दीगर बात है कि वो दौर एक तरफ मरहूम शरद यादव, रामविलास पासवान, मरहूम करुणानिधि, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांशी राम, लालू प्रसाद यादव जैसे, नीतीश कुमार जैसे उस जमाने के समाजवादी नेताओं का दौर था जो रीढ़ बनकर, ताऊ देवीलाल रीढ़ बनकर वीपी सिंह के साथ खड़े थे। लेकिन आज वीपी सिंह अकेले हैं। आज जब जाति जनगणना की बात होती है, प्रतिनिधित्व की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के हिस्सेदारी की बात होती है, तो समझ जाइए मंडल का आंदोलन, मंडल की लड़ाई खत्म नहीं हुई, वो आज भी जारी है। और शायद इसी वजह से 35 साल बाद भी जब कोई युवा अपने हिस्से का अधिकार मांगता है, जब कोई छात्र प्रतिनिधित्व की बात करता है, जब कोई समाज अपनी गिनती और हिस्सेदारी की मांग करता है, तो इतिहास के पन्ने से एक आवाज़ फिर सुनाई देती है। सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है और यह आवाज़ जिस शख्स की होती है उसका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। जाते जाते वीपी सिंह की एक कविता, मैं और वक्त काफिले के आगे आगे चले, मैं और वक्त काफिले के आगे आगे चले, चौराहे पर मैं एक और मुड़ा, बाकी वक्त के साथ चले गए। वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह को उनकी जयंती पर हम क्रांतिकारी सलाम, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद और इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।